नमस्कार साथियों, पीसी गंगा ऑनलाइन चैनल में आप मित्रों का स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9 की एनसीईआरटी के भूगोल कक्षा 9 की एनसीईआरटी के भूगोल क्लास 9th ज्योग्राफी में भारत का भूगोल से संबंधित उसके आकार, स्थिति और पड़ोसी देश, पहाड़ियाँ, नदी इत्यादि के संबंध में जानते हैं और पढ़ते हैं। साथ ही साथ उसके मैपिंग, भारत की मैपिंग पर भी ध्यान देते हैं। ठीक, ध्यान से पढ़िएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बने तो आपको कोई दुविधा न हो। पूरी जानकारी समाहित करने का प्रयास किया गया है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए ताकि रोज़ हम इसी तरह के निरंतर आप लोगों के लिए फ्री में, एकदम फ्री में वीडियो बनाते रहें। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाए और एकदम फ्री। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? अगर ये पृथ्वी है आपकी, मान लीजिए, तो यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक, आप पढ़ते हो कि दक्षिण में जब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है तो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नीचे का अक्षांशीय विस्तार है, उसके नीचे ही विषुवत रेखा। अगर भारत का मैप देखेंगे जब आप, तो जैसे मान लीजिए भारत का मैप देखते हैं तो विषुवत रेखा ऐसे नीचे जाती है। भारत का अंतिम कन्याकुमारी पॉइंट जो है वह अलग है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का तो छोटे छोटे द्वीप थोड़ा और नीचे आते हैं, जैसे इंदिरा पॉइंट होता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, तो उसके नीचे विषुवत रेखा है। ठीक, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? नीचे की तरफ है 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर कितना है? कश्मीर की तरफ 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, उत्तर। देशांतरी विस्तार कितना है? ये गुजरात की तरफ है, 68.7 पूरब से 97 डिग्री होता है, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ है? गुजरात। ठीक, ये कहाँ है आपका? ये दक्षिण में है, ये उत्तर के कश्मीर में है। तो कर्क रेखा जो होती है भारत के 23 डिग्री 30 मिनट कि लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आप लोगों को कमेंट में बताना, मैंने ये पढ़ा दिया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट में 8 राज्य हैं, नाम बताइएगा। 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक, ये मैंने पढ़ा दिया पहले। भारत का मानक समय क्या है? भारत का मानक समय, भारत के ऊपर से लेके ऐसे दक्षिण में ऐसे रेखा बनी हुई है, 82.5 डिग्री, 82.5 नहीं होता, 82 डिग्री 30 मिनट होता है। पूर्वी देशांतर में बनी हुई रेखा है जो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। याद रखिएगा एक चीज, आप लोगों को कभी कभी प्रश्न में आता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं स्पष्ट कर दूं। अगर आपके विकल्प में मिर्जापुर है तो सबसे सटीक उत्तर मिर्जापुर होगा। अगर नहीं है तो इलाहाबाद का नैनी भी सटीक उत्तर है। और अगर दोनों ऑप्शन में है तब भी आप मिर्जापुर के साथ जाइएगा। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न दुविधा पूछा है, और अगर दुविधा पूछा है तो आपको मिर्जापुर जाना है, नैनी छोड़ देना है। और अगर नैनी दिया है तो नैनी मारिएगा, अगर मिर्जापुर दिया है तो मिर्जापुर मारिएगा। जैसा विकल्प में रहे वैसा ध्यान दीजिए, लेकिन अगर दोनों रहे तो आंख बंद करके मिर्जापुर मारिएगा उत्तर। ठीक, कभी भी शंका मत करिए कि नैनी सही होगा। अगर नैनी सही होगा तो उसके काट या उस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 2500 प्रमाण हैं जो मिर्जापुर को सही साबित करते हैं। यह ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा नज़दीक है इस देशांतर के। नैनी उससे थोड़ा सा भटक, मतलब बगल से है नैनी भी सही, लेकिन नैनी उतना पास नहीं जितना मिर्जापुर है। भारत का मानक समय जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला के से निर्धारित होती है 0 से, वहाँ से 5.5 घंटे आगे है। आगे है, पीछे नहीं है, याद रखिएगा। 5.5 घंटे आगे है। जैसे मान लीजिए भारत में अभी 12 बज रहा है दिन के,
तो ग्रीनविच में कितना होगा, सुबह के 7:30 बजेगा, ठीक, 7:05 12 नहीं 6:30 बजेगा, सॉरी 6:30 बजेगा। तो याद रखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पे है। आप लोगों को एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। विश्व के सभी देशों में से भारत का क्रम कैसे है, तो रू क स ची ब्रा आ भा। अब याद रखिएगा, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये कनाडा है, ये रूस है। रूस सबसे विस्तृत क्षेत्रफल है, उसके बाद कनाडा है, फिर सची आपका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, च्या से चीन, ब्रा ब्राज़ील, फिर आ ऑस्ट्रेलिया, फिर भा भारत, ब्रा आ भा। ये फार्मूला याद रखिएगा, शुरू के 7 देश आपको याद रहेंगे। क्रम से कभी भी मिलान करने के लिए पूछे या 4 की लिस्ट बना के दे कौन क्रम से सही है, तो याद रखिएगा। स्थल सीमा कुल इसकी 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, जो गुजरात से लेके भुज वाले क्षेत्र से लेके इधर पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान, चाइना, फिर नेपाल आपका होते हुए, फिर म्यांमार, भूटान होते हुए बांग्लादेश इत्यादि से होकर गुजरती, ये बांग्लादेश तक जब तक आती है, ये पूरी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक। और समुद्र की तटीय रेखा, ये जब नीचे यहाँ गुजरात से अरब सागर से निकल के फिर बंगाल खाड़ी बंगाल तक आते, ये जो सीमा रेखा है ये 7,516 किमी है, ठीक। कितनी है, 7,516 किमी। भारत के पड़ोसी देश, भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक। स्थलीय पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक। समुद्री पड़ोसी 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। द्वीप समूह, अरब सागर में कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट को माना जाता है, जो ग्रेट निकोबार में है, ये द्वीप समूह का है। अगर आपसे मुख्य भूखंड का पूछे, पृथ्वी वो भारत के मुख्य भूखंड का, तो कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में है। बातों को याद रखिएगा। अगर सिर्फ भारत लिख के पूछे तो इंदिरा पॉइंट आंख बंद करके उत्तर मारिए, लेकिन अगर लिख दे भारत के मुख्य भूखंड का, तो कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक। मुख्य भूखंड को माना जाता है जो भारत का पूरा भारत है, ये कन्याकुमारी। लेकिन अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप उससे और नीचे हैं, तो जो इंदिरा पॉइंट है और नीचे है, ठीक। तो इसलिए अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से पूछे तो आपको इंदिरा पॉइंट मारना है। और भारत के मुख्य लिखेगा जरूर प्रश्न में, याद रखिएगा, भारत के मुख्य भूखंड, तो कन्याकुमारी। भारत का सामरिक और आर्थिक महत्व क्या है, भारत हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका से समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र है। 1869 में जब सुएज नहर खुली तो भारत और यूरोप के बीच की जो समुद्री दूरी थी वो बहुत कम हो गई व्यापार की गतिविधियां संचालित करने में, ठीक। 7,000 के लगभग, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, आईएएस में यही चीज एक बार पूछा था कि सुएज नहर के खुल जाने से भारत का यूरोप के साथ व्यापार करने में लगभग कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब सोचिए, कक्षा 9 की एनसीईआरटी है, पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, यहाँ से आईएएस में प्रश्न आया था। आप पेपर उठा के देख लीजिए, 2016 या 17 का प्रश्न है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। अब आप कहेंगे कि अरे यार एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ने से मैं गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, कोई भी यूपी पीसीएस, आईएएस, स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं निकलेगा। स्टेट पीसीएस में एक चीज आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी में नहीं रहता, वो स्टेट स्पेशल, ठीक। स्टेट स्पेशल पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी में बहुत कम मिलता है। लेकिन जीएस के सभी सब्जेक्ट और करंट अफेयर जो आपको डेली पढ़ना होता है, वो मिला के आपका काम हो जाता है प्री का। लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं, आप पहले बड़ी बड़ी कोचिंगों के नोट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं।
इस स्थिति के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, वर्तमान में 28 राज्य हैं, पहले 29 था। जम्मू कश्मीर का जब विलय किया गया, मतलब फिर से संशोधन वो किया गया, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन, तो 2 संघ राज्य बना दिए गए। तो 28, 29 से 28 हो गया, और उसे राज्य से हटा के संघ शासित बनाए, तो कितना हो गया, फिर संघ शासित की संख्या बढ़ गई। और दक्षिण में हिंद महासागर में हमारे 2 द्वीपीय राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव पड़ोसी में है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, मन्नार की खाड़ी से जुड़ी होती है। ठीक, लक्षद्वीप समूह दक्षिण में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में भारत का मानक समय है, मिर्जापुर से गुजरता है। भारत ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा रखता है। भारत विश्व के बड़े देशों की सूची में 7वें स्थान पे है। स्थलीय सीमा 15,200 किमी और समुद्री सीमा 7,516 किमी। ठीक, और पड़ोसी देशों की संख्या क्या है, 7 स्थल से जुड़े हैं, 2 समुद्र से। अब इसका भौतिक स्वरूप देखते हैं। अभी मैपिंग में और क्लियर कर देंगे, नीचे मैप मैंने डाउनलोड किया है। भारत 6 प्रमुख भौतिक प्रभाग में बांटा जाता है। हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, ये राजस्थान में है, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अगर आपको याद करना है, थी ऊपर भात दी, वैसे याद कर लीजिए, ऊपर से नीचे याद करते चले जाइए। उत्तर में हिमालय, उसके पश्चात उत्तर का मैदान, गंगा जमुना का मैदान जो होता है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला बेल्ट। मरुस्थल राजस्थान वाला। तटीय मैदान क्या है, गुजरात से तटीय मैदान होते हुए आपका बंगाल तक चला जाता है, नीचे केरल तमिलनाडु होते हुए। और द्वीप समूह 2 ठो हैं, लक्षद्वीप और अंडमान। ठीक, अब हिमालय की पर्वतमाला क्या है, ये नवीन, कई बार पूछा गया है, नवीन वलित पर्वत है। सब विश्व का सबसे नवीन अगर कोई पर्वत श्रेणी है तो हिमालय है। इसकी लंबाई कितनी है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक 24 किलोमीटर लगभग मानी जाती है। इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है, 24 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी मानी जाती है, 150 से लेकर 400 तक। यह टेथिस होता है, टेथिस सागर है। के अवसादों से निर्मित है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टक्कर होने से इसका निर्माण हुआ। पहला माना जाता है, एक खगोलविदों का मानना है कि जहां आज हिमालय है वहां पहले सागर था। ठीक, वहां पहले सागर था। ऊपर से यूरेशियाई प्लेट, नीचे से भारतीय प्लेट में टक्कर होती हुई, तो यहाँ अवसादों का जमाव हुआ। अवसादों के जमाव से धीरे धीरे क्रमशः नवीन वलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, हिमाद्री या महान हिमालय, इसकी 3 श्रेणियां हैं। हिमालय की 3 श्रेणियां मिलती हैं। ठीक, तो हिमाद्री जो है, महान हिमालय सबसे ऊपरी भाग का है। सबसे ऊंची श्रेणियां यहीं पाई जाती हैं, 6000 मीटर तक होती है। यहाँ हिमाच्छादित क्षेत्र बहुत है, हिम मतलब बर्फ बहुत पाए जाते हैं, यहाँ हिम नदियाँ पाई जाती हैं। एवरेस्ट इस पे है, कंचनजंगा है। एवरेस्ट नेपाल में है, उसकी चोटी याद रखिएगा। कंचनजंगा भारत में है। नंदा देवी, कामेट, नंगा पर्वत, ये सभी महान हिमालय की चोटियां हैं। किसकी हैं, महान हिमालय की। उसके पश्चात आता है आपका कौन सा हिमालय, मध्य हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 किमी है। प्रमुख घाटियां कश्मीर की है, कुल्लू, कांगड़ा। पर्यटक स्थल कौन से, मसूरी, नैनीताल और शिमला। सबसे नीचे है शिवालिक, बा हिमालय जिसे कहा जाता है। यह सबसे बाहरी श्रेणी है। 900 से 1100 किलोमीटर की मीटर की ऊंचाई यहाँ पाई जाती है। ठीक, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इसमें दून घाटियां पाई जाती हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक, अब पूर्वांचल पर्वतमाला देखते हैं। पूर्वांचल पर्वतमाला हम देखें, मुख्य पटकाई नागा, जो पूर्वांचल मतलब पूर्वोत्तर। पूर्वांचल ये मत समझिएगा आप, इसको ऐसे समझिए, पूर्वोत्तर भारत। ठीक,
यहाँ पटकोई, नागा, मिजो मणिपुर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ घने वन पाए जाते हैं, वर्षा अधिक होती है। देखिए अभी भी हल्की वर्षा होने का भी है, लेकिन यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। जैव विविधता से समृद्ध स्थल हैं। ठीक, उत्तर का मैदान गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित जड़ोड़ मिट्टी से निर्मित यह मैदान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है पश्चिम से पूरब। यहाँ उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या और भारत का अन्न भंडार है। ठीक, पूरे भारत का खाद्यान्न लगभग यहीं से उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पंजाब का मैदान सिंधु नदी तंत्र को विभाजित किया जाता है। गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक जाता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र क्या होता है, मुख्यतः असम क्षेत्र में। तो इस चीज को याद रखिएगा, पंजाब, फिर मध्य गंगा मैदान, फिर ब्रह्मपुत्र। भाबर क्या होता है, शिवालिक के नीचे कंकड़ पत्थर का क्षेत्र होते हैं जहां नदियां कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाती हैं। ऐसे होता है कि यहाँ छोटे छोटे कंकड़, बालू के रेते इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक, जब नदियां इसमें प्रवेश करती हैं तो इनका जल अदृश्य हो जाता है, लेकिन आगे चल के जैसे ये क्षेत्र समाप्त होता है वहां फिर नदियों का उद्गम हो जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, भाबर क्षेत्र कहा जाता है। तराई भाबर के दक्षिण की दलदली क्षेत्र होता है। ठीक, यहाँ नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं दलदल क्षेत्र में। बांगर पुरानी जड़ोड़ मृदा होती है, जैसे नवीन खादर होती है। जब यही खादर नदियों के क्षेत्रों में दोआब क्षेत्र में धीरे धीरे जम के 4-5 साल 10 साल खो जाती है, उसे बांगर कहते हैं। और जो प्रतिवर्ष प्रभावित होकर बाढ़ द्वारा आती रहती है नई मृदा या नई मिट्टी, उसे खादर कहते हैं। खादर सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीन पठार है। ये आग्नेय और कायांतरित शैलों से निर्मित है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, केवल उत्तर में उत्तरी मैदान से जुड़ा हुआ है। इसके 2 भाग होते हैं, एक मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि कौन सा है, एमपी, महाराष्ट्र और आपका छत्तीसगढ़, झारखंड वाला। दक्कन का पठार होता है ये। दक्कन का पठार आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। प्रमुख पर्वतमालाएं हैं, अरावली राजस्थान में, विंध्य मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। और पठार कौन है, मालवा का पठार। ये मालवा है मध्य प्रदेश में, कुछ राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में विस्तारित है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। छोटा नागपुर झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। छोटा नागपुर को खनिज का भंडार कहा जाता है। यहाँ पे कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और अभ्रक बड़े पैमाने पे खनिज पाए जाते हैं। ठीक, विशेषताएं क्या है, खनिज संपदा से संपन्न है। नदियों की घाटियां, जलप्रपात पाए जाते हैं। कृषि के माध्यम से उपजाऊ मैदान है। उद्योगों के विकास के लिए सहायक गतिविधियां संचालित होती हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है भारत के बारे में, थोड़ा देखते हैं और मैप के बारे में समझते हैं। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। ठीक, यहाँ पे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह सभी पाए जाते हैं। यह भौतिक विभिन्नताओं से युक्त है। ठीक, भूगर्भीय तौर पे प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। अब इस प्रश्न को अगर आए कि भारत के प्राचीनतम भाग कौन सा माना जाता है, तो कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, परंतु हाल के भूकंपों से इसे गलत साबित किया जाता है। किसे, भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमालय, उत्तरी मैदान हाल के में बनी स्थलाकृतियां हैं। हिमालय का निर्माण और उत्तर का मैदान खगोलविदों के अनुसार हाल में बनी हुई है, सबसे बाद में बनी हुई है। ठीक, देखिए मैपिंग में ये पामीर का पठार क्षेत्र है। ठीक, हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान में है। ये कुन्नुल श्रेणी कहाँ है, तिब्बत क्षेत्र में। ये हिमालय श्रेणी है जो नेपाल और अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर में विस्तारित है। तो महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और फिर आपका है शिवालिक श्रेणी। नामचा बरवा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, कराकोरम कहाँ है, कश्मीर में। कराकोरम दर्रा भी कहाँ है, कश्मीर में। लद्दाख श्रेणी जास्कर और शिवालिक श्रेणी उसके नीचे है। तो याद रखिएगा,
कंचनजंगा आपका कहाँ है? सिक्किम में। एवरेस्ट नेपाल में है। सांगपो नदी को ही तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र को तिब्बत वाले क्षेत्र में सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ब्रह्मपुत्र जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, उसके पहले सांगपो कहा जाता है। गंगा देखिए, गंगा की सहायक नदियां सब हैं और आगे चल के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र भी मिल जाती है। यमुना है, चंबल है, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। ठीक, ये कौन सी है? सिंधु की सहायक। सिंधु सबसे ऊपर से निकलती हुई आती है, उसके पास झेलम, चिनाब, रावी, सतलज आती हैं। तो फार्मूला एक याद कर लीजिए, आपसे भूल नहीं होगी। एक ट्रिक याद कर लीजिए, आपको बता दे रहा हूं। ये 4 पहाड़ियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल नीचे आती है। तो ऊपर से नीचे याद करिएगा। कई बार प्रश्न में पूछा है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। अगर ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं तो इसका नाम याद कर लीजिए कलजापी। और अगर पूछ ले नीचे से ऊपर कौन सा है तो भी कलजापी याद रखिए। बस करना क्या है, पीछे से आपको काउंट करना है। अगर ऊपर से नीचे पूछ रहा है तो आगे से काउंट करना है। बस यही ट्रिक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कलजापी, कलजापी याद कर लीजिए। ये फार्मूला है। ऊपर से नीचे पहाड़ी जो हिमालय की श्रेणियां हैं छोटी छोटी कश्मीर क्षेत्र में अगर उनको क्रम से लगाने का प्रश्न पूछे, कई बार पूछा गया, प्रश्न सॉल्व करेंगे मिलेगा, तो उसका ट्रिक है ये। ठीक, क्या ट्रिक है? कलजापी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ऊपर से नीचे का क्रम बनाया है। अगर नीचे से ऊपर प्रश्न पूछे तो इसी फार्मूले को उल्टा सेट कर दीजिएगा, पीछे से गिन लीजिएगा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक, एक चीज और याद कर लीजिए, सिंधु की सहायक नदी में सिंधु तो सबसे ऊपर है, याद रखिएगा। बड़ी बड़ी नदियां जो हैं उसमें बता रहा हूं, अगर कभी पूछे कि सिंधु के पश्चात उसकी जो सहायक नदियां उनका ऊपर से नीचे क्रम बताइए, तो झे, चे, रा, ब्यास। ठीक, झे से झेलम, के से चिनाब या चिनाब, रा से रावी, ब्या से ब्यास और सत से सतलज। यही क्रम है ऊपर से नीचे का। अगर नीचे से ऊपर पूछ लेता है तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। कई बार प्रश्न पूछा है, इसको याद रखिएगा, झे, चेरा, ब्यास। बहुत सरल है, 2 बार याद करेंगे, तीसरी बार याद हो जाएगा। क्या याद करना है? झे, चेरा, चे से चेलम भी हो, चिनाब होती है, कहीं कहीं चिनाब भी लिखा रहता है। आप चे से क्या याद करेंगे? आप झे, चे, रा। ब्यास में ब्यास पूरा याद कर लीजिए, लेकिन 2 नदियां हैं इसमें, ये याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये ऊपर से नीचे का क्रम है सिंधु का, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो इस तरह से 2 ट्रिक बताया, आप लोगों को याद करिएगा। और इधर एक चीज होती है, गारो खासी जयंतियाँ कभी कभी पूछता है, तो पश्चिम से पूरब गारो खासी जयंतियाँ हैं। सबसे पश्चिम में कौन है? गारो, उसके बाद खासी है और फिर जयंतिया। ठीक, ये पश्चिम से पूरब की ओर का है क्रम। ठीक, और अगर आपको पूर्वोत्तर के राज्यों का नाम याद करना ऊपर से नीचे, अगर भूल तो हो जाती है तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर एक चीज अरुणाचल है। अरुण, नाग, मणि, मिजो। देखिए, अरुण नाम हो गया अरुणाचल प्रदेश, नाग आपका सर्प हो गया, नाग में ही मणि पाई जाती है और मणि को मीज दो। ट्रिक याद रखिएगा, अरुण, नाग, मणि, मिजो। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, सबसे लास्ट में त्रिपुरा है, सबसे नीचे त्रिपुरा है। इसको नहीं भी याद करेंगे, ये चारों याद रखिए, आपका क्रम सही हो जाएगा, बस लास्ट में त्रिपुरा लगा दीजिएगा। ठीक, तो ये 2-3 ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, आपका से कभी भी प्रश्न आएगा तो गलती नहीं होगी। देखिए मैप में समझते हैं, ये अरावली है, अरावली दिल्ली से शुरू होकर गुजरात तक जाती है। ठीक, मालवा का पठार है राजस्थान और एमपी में, विंध्य श्रेणी है एमपी और उत्तर प्रदेश में, उसके नीचे सतपुड़ा है, उसके नीचे महादेव पहाड़ियाँ हैं। ठीक,
मध्य में दक्कन का पठार है और ये कोंकण क्षेत्र है। उत्तरी सरकार है कहाँ? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। उत्तरी सरकार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? महेंद्रगिरी। उत्तरी सरकार की सबसे ऊंची चोटी कौन होती है? महेंद्रगिरी। ठीक, ये छोटा नागपुर का पठार है जो बिहार में भी आता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये चारों राज्यों में लगभग विस्तारित है छोटा नागपुर। ठीक, और नीचे देखेंगे तो आप लोग याद कर लीजिए, एक चीज बता दूं, गुजरात से शुरू होके दक्षिण तक जाती है। यहाँ पे होता है कोंकण तट। ठीक, फिर आता है कन्नड़, गोवा से लेके कर्नाटक, फिर आता है मालाबार। ठीक, कर्नाटक से केरल तक, फिर आता है कोरोमंडल तट। ठीक, कोरोमंडल के बाद आता है उत्तरी सरकार तट। ठीक, कहीं कहीं उत्कल तट मिलता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं उत्कल तट के नाम से मिलता है, तो ये उत्कल तट उड़ीसा को कहा जाता है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ठीक, यही क्रम है, कभी भी ऊपर से नीचे पूछे तो कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार जो तटीय क्षेत्र के नाम से संबोधित किए जाते हैं। ये आपका पूरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये है लक्षद्वीप समूह। ठीक, प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल जो होते हैं, प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास पिछले और गर्म जल में होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कई बार पूछा गया है प्रवाल के संदर्भ में, ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं अपने शरीर से, और यही जब कैल्शियम कार्बोनेट परत के रूप में जमती चली जाती है तो प्रवाल द्वीप का निर्माण करती जाती है। प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है? यही कैल्शियम कार्बोनेट के लगातार जमाव से। तो यही याद रखिएगा, प्रवाल भित्ति में सबसे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। प्रवाल स्राव प्रवाल अस्थियों के टीले के रूप में निक्षेपित होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, प्रवाल तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ इसी प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू के आधार पर होते हैं। हॉर्स शू का मतलब समझते हैं? घोड़े का जो पैर आप देखते हैं एक तरह से उसी के अनुसार बना होता है, घोड़े के सूज मतलब पैर के आधार पे। ठीक, अब देखिए, आपको मैंने बताया था सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। पश्चिम में क्या है? गुजरात का 68.6 देशांतर, ये अक्षांश है। ये पश्चिम में चले जाएंगे, पूरब में जाएंगे तो अरुणाचल में 57.25 देशांतर, और नीचे जब आएंगे तो मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट आपका कन्याकुमारी है। ठीक, लेकिन आप जब अंडमान निकोबार में जाएंगे तो ये आपका बदल जाता है, ये और नीचे चला जाता है। कहाँ पे? इंदिरा पॉइंट। ये कन्याकुमारी का मेन बेल्ट है। अब भारत के पड़ोसी देश देखिए, पाकिस्तान है ऊपर। अब तो चूंकि ये क्षेत्र अक्साई चीन और पाक अधिकृत कश्मीर में विभाजित हो गया है तो अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती, लेकिन अभी भी भारत अपनी सीमा रेखा को अफगानिस्तान से मानता है। ठीक, तो फिर उसके बाद तिब्बत वाला तो कश्मीर चीन ने कब्जा कर लिया, नहीं तो पहले तिब्बत की सीमा थी, अब ये चीन हो गया पूरा तिब्बत वाला। फिर नेपाल है, फिर भूटान है, फिर आपका म्यांमार है और बांग्लादेश, और इधर श्रीलंका है, और आगे चल के थाईलैंड वाला क्षेत्र, मलेशिया वाला। और नदियों को जैसे मैंने आपको क्रम बताया, देखिए फिर से याद कर लीजिए, आपको लगेगा गलत है। सिंधु है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। याद रखिएगा, ब्यास ऊपर है, सतलज नीचे है। तो क्या बताया था? झे, चे, रा, ब्यास,
यही क्रम है ऊपर से नीचे का। ठीक, सांगपो क्या है? तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र का नाम है। दिहांग और लोहित इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, बूलर झील झेलम पे है। बूलर झील झेलम नदी पे निर्मित है, याद रखिएगा। गोविंद सागर जो है सतलज पे है, ब्यास और सतलज पे। गंगा नदी की सहायक नदियां देखिए, दक्षिण में सोन है, दक्षिण में ये बेतवा चंबल ये सब यमुना में आके मिलती हैं। ठीक, यमुना आके प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। सांबर झील नमकीन झील है। राणा प्रताप गांधी सागर झील कृत्रिम झील बनाई गई हैं। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं, ऐसी दो नदियां हैं। ठीक, ये भागीरथी और देवप्रयाग का क्षेत्र है, जैसे देवप्रयाग कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा मिल रही हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर देवप्रयाग का निर्माण कर रही हैं। ठीक, तो आपको कमेंट में बताना कितने प्रयाग होते हैं कुल और कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। ठीक, कौन कौन सी नदियां मिलती हैं और देवप्रयाग जैसे कर्णप्रयाग नंदप्रयाग ये सब में आपको कमेंट बताना है। नमामि गंगे परियोजना क्या है? एकीकृत संरक्षण मिशन है जो राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उनके संरक्षण और कायाकल्प करने के लिए संचालित की गई। नमामि गंगे परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई है ये बताना है। ठीक, आपको नमामि गंगे परियोजना कब घोषित और राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया गंगा को, इसका वर्ष बताना है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में खोज के 2 क्वेश्चन बताइए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, देवप्रयाग कर्णप्रयाग वाला तो बहुत पूछा जाता है, इसको आप जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करिए, आराम से मिल जाएगा। सुंदरवन डेल्टा क्या है? ये बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। ठीक, सुंदरी पादप एक पौधा होता है, उसकी वजह से इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। ठीक, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक, अब जैसे कुछ प्रश्न है इसमें, आप लोग इसको सॉल्व करिए। एनसीईआरटी में पूछा है, बहुत सरल लगता है लेकिन यही एग्जाम में आते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तट, द्वीप या प्रायद्वीप? तो प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक, द्वीप जो होता है पूरी तरह समंदर के अंदर होता है। प्रायद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक, तट क्या होता है? तट तो कोई भी हो सकता है। ठीक, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? अगर भारत के पूर्वी भाग पर म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? इसमें से आपको बताना है, हिमाचल, उत्तराखंड या पूर्वांचल, या इनमें से कोई नहीं। अब मैंने अब ये बताया था, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट का क्या नाम है? गोवा के तट दक्षिण में गोवा है, कर्नाटक है उसके बाद, तो कोरोमंडल तो आपका तमिलनाडु में है। कोंकण सबसे ऊपर है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तक, उसके बाद कन्नड़ है। उत्तरी सरकार कहाँ है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये है तमिलनाडु में, ये है गुजरात प्लस महाराष्ट्र, ये है गोवा से लेके कर्नाटक तक, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा। ठीक, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी? कमेंट बताइएगा, हम नहीं बताएंगे इसको। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, कौन सी है? पूर्वी घाट, याद रखिएगा अच्छे से। कर्क रेखा मैंने पूछा है 8 से, कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको नाम बताना है। 8 राज्यों से गुजरती है, मैं बता दे रहा हूँ। इनमें से नहीं गुजरती। ठीक, इनमें से किससे नहीं गुजरती? कमेंट बताइए। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या? पूर्वी क्या है? 97 डिग्री 25 पूर्वी। पूर्वी पूछा है, पश्चिमी नहीं पूछा है। ये पश्चिमी है। ये क्या है? मानक समय, जो देशांतर रेखा का जो भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? बताइए। उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो नेपाल होगा। ग्रीष्मावकाश के लिए यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित? लक्षद्वीप जाएंगे। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक, मेरे एक मित्र
मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत से नहीं लगती। बताइए कौन सा देश है? भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, नेपाल। ताजिकिस्तान हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। ठीक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं एनसीईआरटी क्लास के 9th के अगले चैप्टर के साथ। ठीक।